देश में मोदी सरकार के आने के बाद से किसके अच्छे दिन आए पता है? नहीं पता है तो जान लीजिए, बीजेपी वालों के अच्छे दिन आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चंदा दो धंधा लो, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डरा कर पैसे बटोरे हैं बीजेपी वालों ने, जिसका खुलासा अब हो गया है। पिछले 20 सालों में बीजेपी का बैंक बैलेंस 88 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,107 करोड़ का हो गया। लेकिन आजादी के बाद से देश को संभालने वाली पार्टी कांग्रेस का बैंक बैलेंस 34 करोड़ रुपए से बढ़कर मात्र 134 करोड़ रुपए का हुआ। सीरियसली? अब आप ही सोचिए ना कि क्या आपके अच्छे दिन आए या फिर आपके जेब में जो थोड़ा बहुत जो पैसा बचा था उसे भी मोदी सरकार ने छीन लिया। खैर, जानिए इस पूरे मामले को। जब हम 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो बीजेपी के पास महज 88 करोड़ रुपए का फंड था। 5 साल बाद 2009 में यह बढ़कर 150 करोड़ रुपए के आसपास पहुंचा। 2014 के निर्णायक चुनाव से ठीक पहले जब यूपीए सरकार सत्ता में थी, बीजेपी के पास लगभग 295 करोड़ रुपए का फंड मौजूद था। इन सालों में फंड में जो तेजी आई वो सामान्य और अनुमानित था, जो समझ भी आ रहा था, क्योंकि फंडिंग में किसी एक भी दल का कोई ज्यादा वर्चस्व दिखाई नहीं देता था। लेकिन असली बदलाव आता है 2014 के बाद, जब केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार आती है। 2019 के आम चुनाव तक आते जाते बीजेपी का फंड आसमान छूने लगता है। 2019 में बीजेपी का फंड बढ़कर हैरान कर देने वाले 3,562 करोड़ रुपए का हो गया। इस उछाल के ठीक बीच में एक बड़ी घटना घटती है। इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत होती है। 2018 में मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस योजना ने राजनीतिक दानदाताओं की पहचान को गोपनीय बना दिया। अचानक बीजेपी के खजाने में यह 10 गुना से भी अधिक की वृद्धि ऐसे समय में हुई जब फंडिंग का स्रोत लगभग अज्ञात हो गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से इस गोपनीय फंडिंग योजना के तहत कॉर्पोरेट चंदे की बारिश तब तक जारी रही थी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर बैन नहीं कर दिया। लेकिन तब तक तो देर हो चुकी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए 10,107 करोड़ रुपए का विशाल फंड जुटा लिया था। इसकी तुलना में देश पर 60 से 70 सालों तक शासन करने वाली और अनुभवी पार्टी कांग्रेस को 2019 में महज 315 करोड़ रुपए और 2024 के लिए मात्र 133 करोड़ रुपए मिले। यह तुलना साफ बताती है कि फंडिंग के मामले में सत्ताधारी पार्टी का एकाधिकार कितना बढ़ गया है और क्यों बढ़ गया है। दोस्तों, सवाल सिर्फ फंडिंग के आंकड़ों का ही नहीं है, सवाल उन नीतियों का भी है जो इन फंडों के बदले में बनाई जाती हैं। देश की जनता ने देखा कि सितंबर 2016 में जब एक बड़ा टेलीकॉम प्लेयर जियो बाजार में आता है तो उसके तुरंत बाद देश में नोटबंदी लागू कर दी जाती है। किसे फायदा पहुंचा? किसने अपने काले धन को साफ धन बनाया? साफ है, उन कॉर्पोरेट घरानों को जिनके पास कैशलेस अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा करने के संसाधन थे। इसके बाद आता है जीएसटी, एक जटिल कर प्रणाली जिसने छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रभावित किया, लेकिन बड़े कॉर्पोरेट खिलाड़ियों के लिए अनुपालन को आसान बना दिया। उन्होंने खूब लूटा। क्या ये नीतियां जन कल्याण के लिए थीं या उन दानदाताओं के लिए जो हजारों करोड़ का फंड दे रहे थे? आज दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के भव्य महंगे हेडक्वार्टर इस बात के प्रतीक हैं कि सत्ता और व्यवसाय के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो चुकी है। लगातार हो रही मोदी जी की महंगी विदेश यात्राओं के खर्चे हों या चुनावी अभियानों पर पानी की तरह बहाया गया पैसा हो, इस सब का स्रोत वो हजारों करोड़ का फंड है। दोस्तों, अब इस देश की जनता स्पष्ट रूप से देख रही है कि ये सत्ता किसके लिए चल रही है। 2014 के बाद से आए रिकॉर्ड तोड़ हजारों करोड़ रुपए के फंड ने यह साबित कर दिया है कि सरकार की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां लाओ और बदले में फंड की बरसात कराओ। यह मोदी सरकार का नया राजनीतिक मॉडल है। नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े फैसले जनता की भलाई के लिए नहीं थे, बल्कि उन चंद खास व्यावसायिक मित्रों के लिए थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर गुप्त रूप से खजाने भरे। बीजेपी का खजाना आज देश के मेहनतकश नागरिक के खून पसीने से नहीं, बल्कि उन्हीं व्यावसायिक हितों के दान से भरा है जिन्हें सरकारी रियायतें दी गई हैं। अच्छे दिन आम जनता के नहीं आए, बल्कि सिर्फ बीजेपी और उन कॉर्पोरेट घरानों के आए हैं जिन्होंने सत्ता के साथ सीधे सौदे किए हैं।